नमस्कार। आईपीओ हो तो ऐसा कि इस खास पेशकश में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त हर्ष शर्मा, हर बार की तरह। और आज हमारे साथ जो है एक नए मेहमान जुड़ने जा रहे हैं जिनका नाम है सर्वम गोयल, जो कि फाउंडर हैं पॉकेट फुल के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच कि आपने अपना समय दिया हम लोगों को। नमस्कार हर्ष, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है सर। तो चलिए अब हम लोग जो है वो आईपीओ की एक बार स्थितियां बताए थे, कौन कौन से आईपीओ हैं, और उसके ऊपर सर की जो है वो राय ले लेंगे। तो सबसे पहला जो आईपीओ हमारी लिस्ट में निकल कर आ रहा है यहाँ पर, तो है ललिता ज्वेलरी को लेकर। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो साफ तौर पे सब्सक्रिप्शन लेवल आपके सामने है। यहाँ पे क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन की बायर की बात करेंगे यहाँ पर, तो करीब करीब यहाँ पर 1.5 गुना तक अभी तक सब्सक्राइब हो गया है। एनआईआई का आंकड़ा देखेंगे तो 7 गुना हो गया। रिटेल पार्टिसिपेशन भी ठीक ठाक देखने को मिल रहा है अभी तक फिलहाल के लिए यहाँ पर, और करीब करीब यहाँ पे 3.5 गुना हुआ गया। टोटल अगर आप देखेंगे तो करीब 4.5 गुना के आसपास सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है यहाँ पे ललिता ज्वेलरी का, वो एक बार लेकर आते हैं आपके सामने। 40 रुपये चल रहा है, 201 का अपर प्राइस बैंड और 241 रुपये की लिस्टिंग की संभावना दिख रही है, करीब करीब 20% के आसपास। अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि देखिए आईपीओ जो है साउथ इंडिया फोकस्ड ज्वेलरी रिटेलर है, और अगर आप देखेंगे इसके 61 स्टोर्स हैं, 51 शहरों में मौजूदगी है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे जगह पर उनका नेटवर्क है, और खासतौर पर एसेट लाइट मॉडल है। 58 स्टोर्स लीव एंड लाइसेंस मॉडल पे काम करते हैं, यानी कि कंपनी दुकान की जगह खरीदती नहीं है, बल्कि क्या करती है, मालिक से एक तय अवधि, एक सीमा के लिए इस्तेमाल करने का अधिकार ले लेती है, और इसके बदले फीस या लाइसेंस भी दे देती है। रेवेन्यू की बात करेंगे तो करीब करीब FY26 में रेवेन्यू में 60% का योगदान रहा है टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के हिसाब से, अगर आप देखने को मिलेंगे। अब हम लोग जो है यहाँ पर राय ले लेते हैं। सर, आपका क्या मानना है इस आईपीओ को लेकर, कैसे देख रहे हैं आप, और क्या यहाँ पे निवेश की सलाह रहेगी? देखिए, आपने जैसे कहा कि ये साउथ इंडिया की जैसे थर्ड लार्जेस्ट रिटेल चेन है, तो मैं कुछ पॉजिटिव्स बताता हूँ। थर्ड लार्जेस्ट रिटेल चेन है, प्रेडोमिनेंटली एसेट लाइट है। सो दोज आर सम वेरी गुड पॉइंट्स अबाउट इट। अच्छा, रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। रफली 48% से रेवेन्यू बढ़ा है, 177% से पैट बढ़ा है। तो ऑन पेपर तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, एंड 11 की पीई पे आ रहा है। बट अगर आप थोड़ा और डीपली देखें तो रियलाइज होता है कि एक्चुअली FY24 से FY26 तक इसका मार्केट शेयर रिड्यूस हुआ है, फ्रॉम 6.46% टू 4.97%। फिर क्या है कि इसका जो वॉल्यूम था, जो जितना इसने माल बेचा, इसे 2024 में बेचा था रफली 26,000 किलो गोल्ड। एज कंपेयर टू FY26 में गिरा है वो 21,600 किलो। तो देखा जाए तो नंबर्स आर टेलिंग अ डिफरेंट स्टोरी कि परफॉर्मेंस हैज बिन रिड्यूसिंग। ये जो गेन आया है, इट इज प्रिडोमिनेंटली बिकॉज ऑफ इन्वेंट्री गेन। हमने देखा लास्ट एक साल में गोल्ड काफी बढ़ा हुआ, एंड क्योंकि ये लोग अपना सारा माल अनहेज रखते हैं, मतलब ये उसे MCX या फिर एक्सचेंज में हेज नहीं करते, तो इनका जो भी इन्वेंट्री है उसमें अगर गोल्ड का प्राइस बढ़ता है तो इन्वेंट्री गेन होता है, और अगर वहीं अगर गोल्ड का प्राइस गिर जाए तो इनका लॉस होगा। हम्म। तो फिर मेरा ये मानना है कि ये स्किप करना चाहिए, डिस्पाइट जो भी GMP आ रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा रिस्की लग रहा है। एंड देखा जाए तो लिस्टेड स्पेस में भी काफी और अदर प्लेयर्स हैं, लाइक सेंको गोल्ड एंड अदर प्लेयर्स, जो आज की डेट में 10-11 की पीई पे ही चल रहे हैं, एंड उनकी इन्वेंट्री हेज भी है। जी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सर्वम जी की जो राय है वो निकल के आ रही है कि इसको थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने रखा, जिस तरीके से पीछे गोल्ड के भाव में हमने देखा यहाँ पे बदलाव होते हुए दिखा, तो उसका रिफ्लेक्शन ज़रूर दिखता है यहाँ पे। तो इस फिलहाल के लिए इस आईपीओ में जो है यहाँ पे अवॉइड करने की सलाह निकल कर आ रही है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हॉरिजन इंडस्ट्रियल पार्क्स की बात कर लेते हैं। भारत का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर, और खासतौर पर जिस तरीके से टोटल नेटवर्क है वो काफ़ी बड़ा आधार है इसका। और ब्लैक स्टोन जो है वो यहाँ पर सपोर्ट करता हुआ दिखता है। यहाँ पे करीब मई 2026 तक 45 एसेट और 10 शहरों में मौजूदगी है यहाँ पे। और अगर आप FY21 से देखें तो कमिटेड ऑक्यूपेंसी 89% बनी हुई है, और मई 2026 तक ऑपरेशनल नेटवर्क जो है वो 28.55 मिलियन स्क्वायर फीट तक तो है पहुँचते हुए देखे हैं। सब्सक्रिप्शन एकदम ठंडा है, आपके सामने स्क्रीन पर है, अभी तक फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हो एज पर दी रिकॉर्डिंग टाइमिंग्स के हिसाब से। मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं, जो टाइमिंग अभी के हिसाब से हम लोग रिकॉर्ड करें तो उससे फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हुआ है। बहुत ही ठंडा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है वो रख देते हैं सामने। आप देखिए कल 1.5 रुपये था, आज 1 रुपये है, अपर प्राइस में 60 रुपये है, और लिस्टिंग की संभावना 61 के आसपास, 1.5% के आसपास जो है वो देखने को मिल रही है। हॉरिजन इंडस्ट्रियल पार्क्स, सर इस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी यहाँ पर, क्योंकि ब्लैक स्टोन जो है बैक्ड बाय कंपनी है यहाँ पर, कैसे देखना चाहिए इसको?
जी देखिए, इनके जो एसेट्स हैं वो बहुत ही शानदार हैं, एकदम बेस्ट इन क्लास है। आपने जैसे बोला कि इट इज बैक्ड बाय ब्लैकस्टोन, तो ब्लैकस्टोन तो वर्ल्ड का एक बहुत ही नामी फंड है, तो उससे डेफिनेटली एक क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट जरूर आता है। आप बट देखेंगे कि रफली 26,000 करोड़ का इशू साइज है, उसमें से 85% एक्चुअली डेट रीपेमेंट में जा रहा है। आज की डेट में कंपनी का लॉस है 204 करोड़ का, बट क्योंकि खैर ये जो डेट पेमेंट है उससे आपका सारा इंटरेस्ट कॉस्ट बचेगा, तो ये संभावना है कि अगले साल इसका पैट पॉजिटिव आएगा। हाउएवर, जैसे हम थोड़ा ग्रे मार्केट से भी देख सकते हैं कि मार्केट इसे अच्छे से रिसीव नहीं कर रही है, 1% का रफली प्रीमियम चल रहा है, सब्सक्रिप्शन भी क्वाइट लो है। तो मैं भी बोलूंगा कि इसे स्किप करना चाहिए एटलीस्ट फॉर एन आईपीओ पर्सपेक्टिव। जिनको जिनकी इच्छा है इंडिया की एक ग्रोथ स्टोरी और लॉजिस्टिक पार्क्स में पार्टिसिपेट करने का, वो प्रोबेबली लिस्टिंग के बाद इसमें निवेश करने का सोच सकते हैं। बट मैं बोलूंगा कि आईपीओ में अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई खास लिस्टिंग गेन लग भी नहीं रहा। चलिए ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पे दो आईपीओ हो गए जहाँ पर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी सर को दिख नहीं रही और यहाँ पे निवेशकों के लिए जो है अवॉइड करने की सलाह निकल के आ रही है। अगले आईपीओ की तरफ बढ़ते हैं, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ देखने को मिल रहा है। सनशाइन पिक्चर्स की बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 8 गुना तक ओवरऑल सब्सक्राइब हो चुका है। यहाँ पे रिटेल पार्टिसिपेशन 10 गुना के आसपास हो चुका है। एनआई का आंकड़ा 12 गुना हो चुका है यहाँ पे। तो ओवरऑल जो पिक्चर है अभी तक की, जो सनशाइन की पिक्चर्स है, वो रोजी पिक्चर दिख रही है, जो कि सब्सक्रिप्शन के आंकड़े बता रहे हैं। यहाँ पर ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है वो भी बता देते हैं आपको। यहाँ पर तो करीब करीब 77 रुपये दिखा रहा है, 360 का अपर प्राइस बैंड, 437 रुपीज़ के आसपास की लिस्टिंग की संभावना, करीब 21 से 22% के लिस्टिंग गेंस यहाँ पर दिख रहे हैं। अपने दर्शकों को बता दें कि कंपनी 2007 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिल्म्स, टेलीविज़न, वेब शोज़, म्यूज़िक, डिजिटल ओरिजिन्स के क्षेत्र में, सेक्टर में प्रोडक्शन हाउसेस की पहली फिल्म जो है इस कंपनी की, काफ़ी जगह पे वर्सेटैलिटी है यहाँ पर। फोर्स आपने नाम सुना होगा, ये मूवी कंपनी ने बनाई, कमर्शियल सक्सेसफुल रही है यहाँ पे। इसके बाद कमांडो, हॉलीडे, द केरला स्टोरी, और इसके अलावा बहुत सारी कंपनियों के जो है यहाँ पर कंपनी बनाती हुई दिखी है यहाँ पे। और कंटेंट पाइपलाइन अब तक 13 फिल्में बना चुके हैं यहाँ पे, 7 को प्रोडक्शन और 6 सेल्फ प्रोडक्शन वाली है। इसके अलावा वेब सीरीज़ भी हम लोग लगातार देखते रहते हैं इस कंपनी के हिसाब से, अगर आप देखेंगे यहाँ पे। और ख़ासतौर पे विपुल जो यहाँ पर अमृतलाल शाह हैं, उनके नेतृत्व में, उनके लीडरशिप में जो है वो कंपनी काम कर रही है यहाँ पे। तो ये ओवरऑल चीज़ें, रिस्क मैनेजमेंट से लेकर आईपी ओनरशिप तक बहुत सारी चीज़ें वो सर बारीकी से बताएंगे यहाँ पर। सर कैसे देखना है सनशाइन पिक्चर्स में, क्या यहाँ पर दाव लगाया जा सकता है? देखिए, है थोड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी, बिकॉज क्या है, इनका मॉडल ऐसा है कि जब ये मूवी बनाते हैं तो लॉन्च होने से पहले ये सैटेलाइट राइट, ओटीटी राइट, अपने डिजिटल राइट बेच के मोर और लेस अपनी कॉस्ट तो रिकवर कर लेते हैं। बट क्या है कि ये ना काफी लंपी बिजनेस है। भाई, आपके एक साल में हो सकता है आपकी एक मूवी हिट हो जाए, और फिर 2-3 साल कोई मूवी चले ही ना। तो हम्म। फिर काफी क्या है, प्रिडिक्टेबिलिटी स्कोर जो है इसका काफी लो है। मेरी राय ये रहेगी कि ये भी कहीं ना कहीं आपको अवॉइड करना चाहिए। जिनकी बहुत दिलचस्पी हो वो आईपीओ के बाद ले लें। इसकी एक और वजह ये भी है क्योंकि इशू साइज इसका काफी बड़ा है, 282 करोड़ का इशू साइज है। एंड हिस्टोरिकली मीडिया कंपनीज को बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं है मार्केट से। दैट वुड बी वन। एंड तो मेरा ये फाइनल रिकमेंडेशन होगी कि इसको भी कहीं ना कहीं अवॉइड करना चाहिए, एंड मे बी आफ्टर लिस्टिंग एक्सप्लोर करना चाहिए। प्लस 30 की, रफली 28 की पीई पे आ रहा है, सो इट इज ऑल्सो क्वाइट रिचली वैल्यूड। सो बहुत ज्यादा स्कोप नहीं छोड़ा है फॉर इन्वेस्टर्स टू गेट अ लिस्टिंग गेन। चलिए ठीक है। अच्छा सर, एक आईपीओ मैं आपसे क्योंकि आपसे मैं पूछना चाहूँगा, अगर आपने कवर किया तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट आईपीओ, क्योंकि ये जो है आज से ही खुल रहा है। आप अपनी अगर टिप्पणी इसके ऊपर देना चाहें तो हम लोग जो है बिल्कुल इसमें इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। यहाँ पर अपने दर्शकों को मैं बता देता हूँ। पहले मैं आपसे बस शॉर्ट में ही पूछना चाहूँगा सर, आप इस पर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, तब फिर उसके बाद मैं डिटेल समझाता हूँ अपने दर्शकों को। मुझे मैं बहुत डीप नहीं गया हूँ गाजा में, हम्म। बट फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड सो फार इज दैट इट इज अ वन ऑफ अ काइंड आईपीओ। हम्म। इस स्पेस का आईपीओ आज तक मार्केट में नहीं आया है। हम्म। इट इज इन एआईएफ। हम्म। एंड ये जो भी पैसा रेस कर रहे हैं, ये रेस कर रहे हैं मेनली टू गिव द स्पॉन्सर कमिटमेंट फॉर देयर ओन फंड। तो बेसिकली ये इस पैसे से
फ्रेश इशू जो है उससे ये पैसा डालेंगे आपके उनके अपने नए फंड में जो वो लॉन्च करेंगे। हम्म। तो मेरी राय में एक नॉवेल्टी फैक्टर जरूर है, जो हर्ष हमें डेफिनेटली देखना चाहिए। हम्म। एंड प्रमोटर्स का बहुत ही सॉलिड बैकग्राउंड है, बहुत ही नामी लोग हैं। इनफैक्ट दे आर, उन्हें बोलते हैं कहीं ना कहीं जिन्होंने ऑल्टरनेट हम्म। इन्वेस्टमेंट और एआईएफ इन्वेस्टमेंट इंडिया में शुरुआत की हम्म। जिसकी। तो मेरी राय है कि ये बहुत अच्छा आईपीओ है। थोड़ा हमें लास्ट डे तक वेट करना चाहिए सब्सक्रिप्शन और प्रीमियम भी देखने का कि मार्केट का क्या रिसेप्शन है। बट ओवरऑल मैं थोड़ा पॉजिटिव हूँ गाजा पे। चलिए, तो सर की तरफ से राय निकल के आ गई। अपने दर्शकों को बता दें, देखिए कंपनी जो है गाजा अल्टरनेटिव एसेट मैनेजमेंट 1999 में स्टैब्लिश हुई थी। यहाँ पे 20 साल से ज़्यादा का अनुभव है यहाँ पर। और जो अगर आप देखें यहाँ पे मिड मार्केट सेगमेंट पे खास तौर पे कंपनी का फोकस है। किन सेक्टर में निवेशित हैं, आप एजुकेशन की बात कर लीजिए, एनर्जी, एनवायरमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंज्यूमर और डिजिटल टेक्नोलॉजी, कई फंड साइकिल का अनुभव है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो सर ने भी बात कही, यहाँ पे एक लंबा अनुभव है और उसके हिसाब से जो है यहाँ पे स्थितियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ पे कमाई कैसे करती है कंपनी, मैनेजमेंट फीस के हिसाब से हो गई, कैरिड इंटरेस्ट के हिसाब से हो गई, स्पॉन्सर कमिटमेंट से गेंस के हिसाब से यहाँ पर हो गई। और इसके अलावा अगर मैं अपने दर्शकों को बता दूँ छोटी सी चीज़, यहाँ पर 152 रुपीज़ से लेकर 160 रुपीज़ के आसपास का प्राइस बैंड है। 93 जो है वो इसमें शेयर्स आएंगे। और इसमें अगर आप देखेंगे टोटल आईपीओ की जो साइज़ है वो 550 करोड़ के आसपास है, जिसमें फ्रेश इशू 450 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल जो है वो 100 करोड़ का है। तो सर इसमें वैसे दाव लगाने की सलाह रहेगी आपकी कि ट्राई किया जा सकता है? ये मेरी हमेशा रिकमेंडेशन रहती है हर्ष कि हमें लास्ट डे तक वेट करना चाहिए जी। बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। बट सो फार मुझे, मेरा व्यू काफी पॉजिटिव है ऑन दिस कंपनी। अच्छा, वैसे पॉजिटिव है आपका व्यू, लेकिन लास्ट तक जो है, लेकिन क्योंकि क्या होता है सर कि लास्ट तक कई बार आप नहीं जुड़ पाए, कोई दर्शक जो है वो नहीं जुड़ पाते, तो क्या होता है कि हम लोग यही रिकॉर्डिंग करके उसके ज़रिए जो है अपने दर्शकों तक चीज़ें पहुंचा देते हैं। चलिए, तो फिलहाल के लिए यहाँ तो पर मेरी राय ये हाँ, रहे, सब्सक्राइब। ओके, सब्सक्राइब। तो चलिए, मैं वही जानना चाहता था कि 4 में से 1 पे सर की जो है सब्सक्रिप्शन की जो है वो राय निकल कर आखिरकार आई गई है। ठीक है, सर्वम सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती समय दिया और हमारे दर्शकों को अपनी जानकारी से लाभान्वित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये ओवरऑल जानकारी थी आईपीओ के इस खास सेगमेंट में जो हम लोगों ने आपके सामने रखी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। फिलहाल के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।